हेलो स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग। देखो बच्चों, हम क्या पढ़ रहे हैं, प्रॉपर्टी ऑफ फ्लूइड मैकेनिक्स। ठीक है, तो उसके अंदर आज हम बात करेंगे बच्चों प्रेशर कितने टाइप का होता है, और एक हमारा सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक रहेगा पास्कल लॉ। ठीक है, तो चलो बच्चों क्लास स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं बच्चों टाइप ऑफ प्रेशर में। बेसिकली हम बात करते हैं एब्सोल्यूट प्रेशर, गेज प्रेशर एंड वैक्यूम प्रेशर। क्या होता है बच्चों ये देखो, एब्सोल्यूट प्रेशर क्या होता है बच्चों, द टोटल और एक्चुअल प्रेशर एट ए पॉइंट इज कॉल्ड एब्सोल्यूट प्रेशर। द टोटल एंड एक्चुअल प्रेशर एट ए पॉइंट इज कॉल्ड एब्सोल्यूट प्रेशर। ठीक है, बाकी देखो हम दूसरे तरीके से एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर की बात करें, बेसिकली जो हम लोग लेवल में लेते हैं जीरो प्रेशर की बात करें। ठीक है, एक बात करते हैं एब्सोल्यूट प्रेशर, एक एब्सोल्यूट जीरो प्रेशर की। ठीक है, तो आपके पास देखो बच्चों यहाँ पे क्या होता है, जैसे आपके पास अर्थ है। ठीक है, अर्थ के ऊपर जो एटमॉस्फेयर फैला हुआ है उसमें नंबर ऑफ गैस मॉलिक्यूल, ये सबको पता है, नंबर ऑफ गैसेस एग्जिस्ट करती है। गैसेस है तो बच्चों गैस मॉलिक्यूल्स भी होंगी। तो आपके पास आपने पता है कि गैस मॉलिक्यूल जो हैं वो सरफेस से टकराते हैं, तो एक पर्टिकुलर उनका कुछ मास भी है, वो सरफेस पर टकराएंगे किसी मोशन से। तो आपने पढ़ा था न्यूटन के सेकंड लॉ के अकॉर्डिंग एफ क्या होता है dp बाई dt। तो मोमेंटम क्या होगा, उनका चेंज होगा टाइम के साथ। तो रेट वो क्या करेंगे, सरफेस पे फोर्स लगाएगी, और वो किस पर्टिकुलर एरिया में कितना फोर्स लगा रहे हैं, फोर्स पर यूनिट एरिया क्या कहलाएगा, प्रेशर। तो मेरी बात समझ आई बच्चों। देखो सबसे फिर से समझिए कि आपके पास इन्वायरमेंट है। ठीक है, इन्वायरमेंट में नंबर ऑफ गैसेस फैली हुई है, तो उनके गैस मॉलिक्यूल्स भी हैं बच्चों। ठीक है, तो एक मैंने पर्टिकुलर सरफेस माना, तो गैस मॉलिक्यूल क्या कर रहे हैं, सरफेस से टकरा रहे हैं आके। ठीक है, तो सरफेस से टकराएंगे बच्चों, तो उनका मोमेंटम क्या है, उनके साथ उनका कुछ मास भी है, टाइम के साथ उनका मोशन भी चेंज हो रहा है। तो क्या हो रहा है, मोमेंटम क्या हो रहा है, टाइम के साथ चेंज हो रहा है। तो सरफेस पे क्या लगाएंगे बच्चों, फोर्स लगाएंगे, और वो कितने पर्टिकुलर एरिया में कितना फोर्स लगा रहे, दैट इज कॉल्ड प्रेशर। ये बात तो समझ आई हमें प्रेशर से। ठीक है, अब बात करते हैं बच्चों एब्सोल्यूट जीरो प्रेशर। ठीक, आप लोगों ने 6 यूनिट में पढ़ा था बच्चों एस्केप वेलोसिटी। ठीक है, गैस मॉलिक्यूल्स इन्वायरमेंट में मूव कर रहे हैं, तो जितने भी गैसेज हैं बच्चों इन्वायरमेंट से बाहर कब तक नहीं जा सकती, जब तक कि उनकी गैस मॉलिक्यूल्स की जो स्पीड है, एस्केप वेलोसिटी है, वो एस्केप वेलोसिटी से ज्यादा ना हो। कोई भी वैल्यू जो है अर्थ के इन्वायरमेंट से बाहर कब जाएगी, जब उसकी स्पीड जो है किसी भी प्लेनेट से, जब उस गैस मॉलिक्यूल की स्पीड जो है अर्थ की एस्केप वेलोसिटी से क्या होगी, या किसी भी प्लेनेट की एस्केप वेलोसिटी से क्या होगी बच्चों, ज्यादा होगी, तभी वो क्या करेगा, उसको बाहर जा सकता है। ठीक है, तो जब अगर मैं उस सिचुएशन की बात करूं कि एक इन्वायरमेंट से बाहर की बात करूं, ठीक है, तो इन्वायरमेंट के बाहर तो कोई गैस है ही नहीं। एक पर्टिकुलर, जैसे मैं कहती हूँ अर्थ का एटमॉस्फेरिक प्रेशर पिछले लेक्चर में पढ़ा था 8 किलोमीटर तक एग्जिस्ट करता है। तो 8 किलोमीटर के बाद अप्रोक्सीमेट ये मानते हैं कि वहां पे कोई एब्सोल्यूट कोई गैस मॉलिक्यूल्स है ही नहीं। तो कोई गैस मॉलिक्यूल्स नहीं है बच्चों, तो सरफेस पे कोई फोर्स नहीं लगा रहे, तो कोई फोर्स नहीं लगा रहे, तो उस सरफेस का हमने प्रेशर क्या मान लिया, जीरो। तो उसे बोल देते हैं एब्सोल्यूट जीरो प्रेशर। अर्थ के इन्वायरमेंट से बाहर जो आपका एटमॉस्फेरिक प्रेशर, आपका अर्थ का जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर वो कहाँ तक एग्जिस्ट करता है बच्चों, लगभग हमारा 8 किलोमीटर तक। अगर मैं उससे ऊपर की बात करूँ 10-12 किलोमीटर के बाद, तो मानते हैं कि वहां पे आपके पास कोई गैस मॉलिक्यूल नहीं है। तो कोई गैस मॉलिक्यूल नहीं है उस सिचुएशन में, तो वो उसको कोई फोर्स नहीं लगाएगा, तो कोई फोर्स नहीं लगाएगा बच्चों, तो कोई प्रेशर एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो उसके लिए उसको क्या बोलते हैं, एब्सोल्यूट जीरो प्रेशर। वो सिचुएशन जहाँ पे गैस मॉलिक्यूल्स कोई भी फोर्स नहीं लगा रहे कोई पर्टिकुलर एरिया के ऊपर, तो वहां पे प्रेशर क्या, जीरो। तो उसको क्या बोला बच्चों, एब्सोल्यूट जीरो प्रेशर। इतनी बात समझ आई। और एब्सोल्यूट प्रेशर किसे कहते हैं बच्चों, द टोटल प्रेशर एट ए पॉइंट इज कॉल्ड, या एक्चुअल प्रेशर इज कॉल्ड एब्सोल्यूट प्रेशर। जैसा कि हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा था बच्चों, पिछले लेक्चर में हमने क्या पढ़ा था कि आपके पास हमने एक इमेजिनरी सिलेंडर मान लिया था, और हमने कहा कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर P0, इस पॉइंट के ऊपर हमने प्रेशर निकाला था एब्सोल्यूट प्रेशर। तो वो क्या आया था, P = P0 प्लस में H rho G। तो ये जो प्रेशर आया, तो इसे क्या बोलेंगे बच्चों, एब्सोल्यूट प्रेशर। ठीक है, तो अब आपकी बात करते हैं बच्चों गेज प्रेशर की। एब्सोल्यूट प्रेशर समझ आ गया, तो किसी पर्टिकुलर मतलब टोटल और एक्चुअल प्रेशर एट ए पॉइंट, द टोटल, इस पॉइंट के ऊपर टोटल प्रेशर क्या लग रहा है, और एक्चुअल प्रेशर इज कॉल्ड एब्सोल्यूट प्रेशर। एब्सोल्यूट जीरो बच्चों, जहां पे कोई भी प्रेशर नहीं लग रहा, गैस मॉलिक्यूल्स के द्वारा वहां पे कोई फोर्स एक्ट नहीं हो रहा, उसे क्या बोलेंगे बच्चों, एब्सोल्यूट जीरो प्रेशर। ये डायग्राम ज्यादा कुछ नहीं, बस आपको समझाने के लिए जस्ट। फिर बात करते हैं बच्चों गेज प्रेशर। गेज प्रेशर क्या होता है, इट इज द प्रेशर मेजर्ड अबव द एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ठीक है, अब देखो आपके पास, अब देखो बच्चों अर्थ के ऊपर गए, जैसे अर्थ के ऊपर सबसे ऊपर थे हम लोग,
ठीक है, तो वहां पे कोई गैस इन्वायरमेंट मॉलिक्यूल्स नहीं थे, तो कोई प्रेशर नहीं था वहां पे, एब्सोल्यूट प्रेशर क्या हुआ, 0। फिर थोड़ा ऊपर गए बच्चों, तो हमें अर्थ का इन्वायरमेंट मिला, वहां पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, जैसे एस के, आप आसमान को बेस मान लो, या आसमान मान लो आप लोग, बहुत ऊपर जहां पे आप ये मान रहे हो कि कोई गैस मॉलिक्यूल्स नहीं है, एस्केप वेलोसिटी से दूर की बात कर रहे हो, ठीक है। जब ऊपर आए वहां पे, तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या कर रहा है बच्चों, थोड़ा नीचे आया, ऐसे समझ सकते हो उल्टा, तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या कर रहा है आपका, एग्जिस्ट कर रहा है वहां पे, ठीक है। तो आपके पास जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है वो आपको पता है वो कितना होता है, पर्टिकुलर वैल्यू 1.01 स्टैंडर्ड वैल्यू है 10⁵ पास्कल, ठीक है। अर्थ के जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर हम निकालते हैं उसकी बैरोमीटर वगैरह से वो मेजर करते हैं बच्चों, उसकी वैल्यू ये स्टैंडर्ड है, ये बैरोमीटर वगैरह से हमने मेजर करी हुई है, ठीक है। अब बात करते हैं बच्चों गेज प्रेशर। गेज प्रेशर क्या होता है बच्चों कि आपके पास इट इज द प्रेशर मेजर्ड अबव द एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ये जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर से ऊपर जो हम प्रेशर मेजर कर रहे हैं उसे क्या कह रहे हैं बच्चों हम लोग, गेज प्रेशर, उसे क्या कह रहे हैं आप लोग, गेज प्रेशर, या उल्टा भी कह सकते हो बच्चों, इट इज द प्रेशर डिफरेंस बिटवीन द एक्चुअल प्रेशर एंड एब्सोल्यूट प्रेशर, ठीक है। इट इज द प्रेशर डिफरेंस बिटवीन द एक्चुअल प्रेशर, देखो ये एक्चुअल प्रेशर है आपका और ये आपका एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर और एक्चुअल प्रेशर का जो डिफरेंस है उसे क्या कहते हैं बच्चों, गेज प्रेशर, उसे क्या कहते हैं, गेज प्रेशर, ठीक है। जब अगर हम डिपेंड करता है बच्चों कि हम उस प्रेशर को मेजर कहां से कर रहे हैं, अगर हम इस सिचुएशन को मानेंगे एब्सोल्यूट जीरो वाली सिचुएशन को, तो अगर मैं एब्सोल्यूट जीरो वाली की बात करूं तो आपके पास पी नॉट एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या हो जाएगा, यहाँ पे 0, यहाँ पे कोई एटमॉस्फेरिक प्रेशर नहीं है, तो पी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, अगर कोई एटमॉस्फेरिक प्रेशर नहीं है तो पी की वैल्यू कितनी आ जाएगी बच्चों, h ρg, कोई भी एटमॉस्फेरिक प्रेशर नहीं है उस सिचुएशन में, तो पी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, h ρg। नोट करिए बच्चों, एक बार फिर से समझ आया, फिर से बताऊं एक बार, सिंपल बात करें, एब्सोल्यूट प्रेशर, जो एक्चुअल प्रेशर जो हम मेजर करते हैं किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे उसे कहते हैं बच्चों एब्सोल्यूट प्रेशर। एक होता है बच्चों एब्सोल्यूट जीरो प्रेशर, एब्सोल्यूट जीरो प्रेशर उस पर्टिकुलर सिचुएशन को माना जहां पे गैस मॉलिक्यूल्स, ये कह दो आप, एग्जिस्ट ही नहीं करते, गैस मॉलिक्यूल एग्जिस्ट ही नहीं करे, तो वहां पे उनके द्वारा लगने वाला फोर्स क्या है बच्चों, 0, तो उसको क्या बोलते हैं, एब्सोल्यूट जीरो प्रेशर। अब हम जैसे ऊपर वाले लेवल पे थे, वहां पे कोई गैस मॉलिक्यूल्स नहीं थे, फिर थोड़ा नीचे आए तो देखा कि गैस एटमॉस्फेरिक प्रेशर 8 किलोमीटर जो अर्थ के सरफेस से एग्जिस्ट कर रहा है, ठीक है, तो वहां पे हमने एटमॉस्फेरिक प्रेशर बैरोमीटर वगैरह से हमने मेजर करा, तो अर्थ के एटमॉस्फेरिक प्रेशर से ऊपर जो हम प्रेशर मेजर कर रहे हैं, मतलब अर्थ के एटमॉस्फेरिक प्रेशर से जो रेफरेंस लेके, एटमॉस्फेरिक प्रेशर को जो हम रेफरेंस लेके जो प्रेशर मेजर करते हैं उसे क्या कहते हैं बच्चों, गेज प्रेशर। क्या कहते हैं बच्चों, गेज प्रेशर। अगर गेज प्रेशर आपके पास, अगर एब्सोल्यूट जीरो से मैं कहूँ ये पर्टिकुलर पॉइंट है, यहाँ पे मुझे एटमॉस्फेरिक प्रेशर निकालना है, इस बी पॉइंट का मुझे प्रेशर निकालना है, ठीक है। तो यहाँ से मैं बात करूंगी एटमॉस्फेरिक प्रेशर, और ये मतलब कि यहाँ से बात करूँ तो ये पी एब्सोल्यूट किसी भी पर्टिकुलर पॉइंट का, जैसे मैं इस पॉइंट का कहूँ तो ये पी गेज हो गया अर्थ के एटमॉस्फेरिक प्रेशर से, अर्थ के सरफेस से ये क्या हो गया, पी गेज, और अर्थ के इस सरफेस से मानो बच्चों तो ये पी एब्सोल्यूट। इसी तरह इस बी पॉइंट के लिए देखो, तो इस बी पॉइंट के लिए बच्चों यहां से अर्थ से ये आपके पास क्या बना, पी एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ये क्या बन गया, पी एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ठीक है। और ये क्या आपका पी एब्सोल्यूट प्रेशर, अर्थ के पी एटमॉस्फेरिक प्रेशर यहाँ से, ठीक है। तो ये वैल्यू कितनी बन जाएगी बच्चों, यहाँ से आपके पास उनका सब्ट्रैक्ट, ठीक है। तो इन दोनों को क्या कर देंगे, मान लिया पी एब्सोल्यूट इतना और ये पी एटमो, तो ये निकल जाएगा मेरे पास यहाँ से, तो इसको क्या कर दूंगी मैं, पी एब्सोल्यूट माइनस का पी एटमोस्फेरिक, तो ये क्या कहलाएगा बच्चों, गेज प्रेशर कहलाएगा। क्या कहलाएगा आपका, गेज प्रेशर। आप किसी तरीके से निकाल सकते हैं, डायग्राम जस्ट आपको समझाने था कि एक पर्टिकुलर लेवल को आप मानने के लिए पी एब्सोल्यूट कह सकते हो। एब्सोल्यूट जीरो प्रेशर वो सिचुएशन है जहां पे गैस मॉलिक्यूल जो है कोई प्रेशर नहीं लगा रहे, फिर उसके थोड़ा ऊपर लेवल में गए तो हमें एटमॉस्फेरिक प्रेशर मिला, और एटमॉस्फेरिक प्रेशर को रेफरेंस मान के जब हम एक पर्टिकुलर पॉइंट पे प्रेशर निकालते हैं तो उनका जो प्रेशर डिफरेंस है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर और एक्चुअल प्रेशर का जो डिफरेंस है वो क्या कहलाएगा बच्चों, गेज प्रेशर, ठीक है, जिसको क्या लिखते हैं, एच रो जी, ठीक है। अगर एटमॉस्फेरिक, अगर मैं यहाँ रेफरेंस एब्सोल्यूट से तो पी एब्सोल्यूट क्या होगा बच्चों, 0 यहाँ पे, तो क्या लिख देंगे सीधा पी एच रो जी, ठीक है। ऐसे नोट कर लो, करो नोट। ये पी वैक्यूम भी कह सकते हैं, पी वैक्यूम प्रेशर क्या होगा बच्चों, ये पी वैक्यूम आ जाएगा आपके पास। एक बार नोट कर लो, मैं फिर से लिखती हूँ, एक बार आप लोग नोट कर लीजिए, मैं लिखती हूँ, इतना नोट करो। हो गया, नोट कर लिया बच्चों।
हो गया। अब देखो अगर बात करते हैं पी वैक्यूम प्रेशर, पी वैक्यूम क्या होगा बच्चों, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, मतलब वैक्यूम प्रेशर क्या होगा, किसी पर्टिकुलर पॉइंट के नीचे, मतलब बिलो द एटमॉस्फेरिक प्रेशर, कोई ऐसा पर्टिकुलर पॉइंट जहां पे किसी पर्टिकुलर पॉइंट से द प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर से कम हो, किसी पर्टिकुलर पॉइंट का प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर से कम हो, तो उसे क्या बोलेंगे, आपके पास द प्रेशर पर्टिकुलर पॉइंट प्रेशर लेस देन द एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ठीक है। किसी पर्टिकुलर पॉइंट का जो प्रेशर है वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर से क्या हो बच्चों, लेस हो, ठीक है। तो पर्टिकुलर पॉइंट प्रेशर लेस देन द एटमॉस्फेरिक, किसी भी पर्टिकुलर पॉइंट का, एनी पर्टिकुलर पॉइंट हैव द प्रेशर लेस देन द एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ऐसे लिख लो लैंग्वेज के थोड़े से, कि एनी पर्टिकुलर पॉइंट have the pressure less than the atmospheric pressure, तो उसे क्या बोलते हैं बच्चों, वैक्यूम। जैसे मैं इस बी पॉइंट का प्रेशर बात करूं, देखो ये पी एब्सोल्यूट जीरो प्रेशर है, एब्सोल्यूट जीरो प्रेशर। अब यहां से किसी भी पॉइंट को मानेंगे तो पी एब्सोल्यूट प्रेशर कहलाएगा किसी भी पर्टिकुलर पॉइंट का, ठीक है। तो जो अब अगर मैं इन दोनों एटमॉस्फेरिक प्रेशर और जीरो प्रेशर के बीच में कहीं पे बात करूं तो वो क्या कहलाएगा बच्चों, एटमॉस्फेरिक प्रेशर कहलाएगा आपके पास, ठीक है। पी वैक्यूम प्रेशर, तो पी वैक्यूम किसके बराबर हो जाएगा बच्चों, पी एटमॉस्फेयर माइनस पी एब्सोल्यूट, ठीक है। एटमॉस्फेयर माइनस का पी एब्सोल्यूट क्या कहलाएगा बच्चों, पी वैक्यूम। किसी भी पर्टिकुलर पॉइंट का प्रेशर जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर से लेस हो, एटमॉस्फेरिक प्रेशर से, ये पी एब्सोल्यूट यहाँ बी पॉइंट तक के लिए ये हो जाएगा बच्चों यहाँ से, ठीक है। तो मुझे इस बी पॉइंट का वैक्यूम प्रेशर निकालना है, ठीक है। तो यहाँ से मैं क्या करूंगी, पी एटमॉस्फेरिक में से, ये थोड़ा उधर दिखा, बिल्कुल मिड में नहीं है, सोचो बच्चों आप लोग, यहाँ से क्या आपके पास, ठीक है, थोड़ा सा ये पॉइंट, ये बी पॉइंट, ठीक है। तो ऐसा पॉइंट यहाँ पे पी एटमॉस्फेरिक प्रेशर एच हाइट पे डिपेंड करता है बच्चों, आपको पता है, ठीक है। तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर में से अगर मैं इसको घटा दूंगी तो मेरे पास ये मिल जाएगा, ठीक है। तो एटमॉस्फेरिक एनी पर्टिकुलर पॉइंट हैव द प्रेशर लेस देन द एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज कॉल्ड वैक्यूम प्रेशर, ठीक है। बाकी धीरे धीरे समझ आ जाएंगी बातें, क्लियर हुआ। बहुत ही बेसिक बातें हैं बच्चों, कहीं मिलेंगी भी नहीं आपको बुक्स में, जल्दी से नोट करिए। अब बात करते हैं बच्चों पास्कल लॉ की, जो कि हमारा आज का मेन टॉपिक है। नोट कर लिया। पास्कल लॉ, हाइड्रोस्टैटिक पैराडॉक्स तो वैसे मैं पिछले लेक्चर में बच्चों आपको बता चुकी हूँ, पर फिर भी यहाँ पे हम लोग डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। अब बात करते हैं बच्चों पास्कल लॉ की। पास्कल लॉ क्या कहता है, पास्कल लॉ, पहला पॉइंट देखिए बच्चों, प्रेशर एट ए पॉइंट, pressure at a point in a fluid, at a point in a fluid at rest, pressure at a point in a fluid at rest is same in all the direction, is same in all the direction, all the direction। तो पहला पॉइंट क्या कहता है बच्चों पास्कल का, प्रेशर एट ए पॉइंट इन ए फ्लूइड एट रेस्ट, कोई भी फ्लूइड है बच्चों
वो रेस्ट में है, ठीक है। जैसे मैंने कल आइसोट्रोपिक प्रॉपर्टीज में आपको बताने की कोशिश कर रही थी कि प्रेशर एट ए पॉइंट इन ए फ्लूइड, ठीक है, किसी फ्लूइड के किसी पर्टिकुलर पॉइंट का हमें प्रेशर निकालना है एट रेस्ट, फ्लूइड किसमें बच्चों, रेस्ट में है, इज सेम इन ऑल द डायरेक्शन, इसमें जो प्रेशर लग रहा है बच्चों वो इसके हर एक डायरेक्शन में जो प्रेशर होगा वो सेम होगा, इस पर्टिकुलर पॉइंट पे लगने वाला जो प्रेशर होगा, वो जो फोर्स होगा वो क्या रहेगा आपका, हर एक पॉइंट पे क्या रहेगा बच्चों, वो सेम रहेगा, ठीक है। इसका डेरिवेशन करते हैं, एक बार इस डेफिनेशन को लिख लीजिए। देखिए बच्चों क्या बात कर रहे थे, कोई आ गया था, क्या है कि प्रेशर एट ए पॉइंट इन ए फ्लूइड एट रेस्ट इज सेम इन ऑल द डायरेक्शन, ठीक है। क्या कहता है, एक पर्टिकुलर पॉइंट पे बच्चों कि जो प्रेशर होगा, ठीक है, रेस्ट में जो फ्लूइड है वो सारी डायरेक्शन में क्या लगेगा, सेम। जैसे यहाँ पे P लगा तो यहाँ पे भी P, यहाँ पे P, यहाँ पे भी P, सब सारी डायरेक्शन में प्रेशर क्या होगा, सेम होगा, ठीक है। वो कहते हैं प्रेशर एक्चुअली एट एनी पॉइंट ऑन ए अनक्लोज लिक्विड इज ट्रांसमिटेड इक्वली इन ऑल द डायरेक्शन। किसी भी अनक्लोज लिक्विड पे अगर हम प्रेशर लगाएंगे बच्चों तो सारी डायरेक्शन में इक्वली ट्रांसमिटेड होगा। इसकी एप्लीकेशन पढ़ेंगे, 2 मिनट आप इसकी बात करिए, ठीक है। इतना इसको नोट करो एक बार, फिर मैं पहले वाले को प्रूफ करते हैं फिर दूसरे को। कर लिया। एक पर्टिकुलर पॉइंट पे अगर लिक्विड रेस्ट में बच्चों अगर प्रेशर लग रहा है तो सारी डायरेक्शन में इक्वली क्या होगा, ट्रांसमिट होगा, ठीक है। दूसरा कह रहा है प्रेशर एट ए पॉइंट इन ए फ्लूइड एट रेस्ट इज सेम इन ऑल द डायरेक्शन। एक पर्टिकुलर पॉइंट से अगर प्रेशर लग रहा है वो इस डायरेक्शन में भी सेम लगेगा, इस डायरेक्शन में भी और इस डायरेक्शन में भी क्या होगा, सेम। देखो बच्चों इसका प्रूफ कई बार पूछ ले, हालांकि बोर्ड में कम पूछता है, फिर भी हम बात कर लेते हैं। प्रूफ देख लीजिए, ये जो डेफिनेशन है इसका प्रूफ क्या है बच्चों। मान लो एक स्मॉल एलिमेंट कंसिडर कर लिया आपने, ये एक आपने कोई भी एक स्मॉल एलिमेंट मानते, लिक्विड के अंदर ही मानते बच्चों, जैसे बीकर है, इसके अंदर एक स्मॉल वेज शेप में एक एलिमेंट कंसिडर करते हैं, ठीक है। ये लिक्विड के अंदर ही, मैं इसको बाहर निकाल के पूरा डेरिवेशन आपको डिस्कस करूंगी, ठीक है। एक स्मॉल एलिमेंट मानते हैं जिसका थिकनेस क्या है, बहुत ही यूनिट थिकनेस है, ठीक है। let us consider small element having unit thickness, ठीक है। एक स्मॉल एलिमेंट कंसिडर करेंगे जिसकी थिकनेस क्या है बच्चों, यूनिट है, 1 है, यूनिट मतलब 1। ये आपने एक फ्लूइड के अंदर बच्चों मैं बता चुकी हूँ, फ्लूइड के अंदर इस तरह की सिचुएशन में यहाँ बना के दिखा देती हूँ, एक छोटा सा स्मॉल एलिमेंट कंसिडर करेंगे यहाँ पे ऐसे 3 डायमेंशन, जिसकी थिकनेस क्या है, यूनिक है, उस पे पर्टिकुलर पॉइंट पे लगने वाला फोर्स की बात करेंगे। तो मान लिया बच्चों ये हमारे पास क्या है, dy और ये हमारे पास dx, इसकी थिकनेस, ये साइड क्या है dy, ये क्या है dx, ठीक है। तो इधर जो फोर्स लगा, ये जो एलिमेंट है, इस एलिमेंट की इस डायरेक्शन, देखो ये एक एलिमेंट है, ये एलिमेंट है, अब इसकी शेप कैसे मांगी, इसमें इधर से फोर्स लग रहा है, इधर से लग रहा है, ऊपर से नीचे, तीनों साइड से लग रहा है 3D के अंदर, ठीक है। तो आपके पास प्रेशर क्या होता है बच्चों, फोर्स अपॉन एरिया, ठीक है। तो फोर्स क्या हो जाएगा, प्रेशर इनटू में एरिया, तो ये क्या हो जाएगा, प्रेशर फोर्स Fy किसके बराबर हो जाएगा, प्रेशर Py इंटू dx। dx एरिया क्या बच्चों, इसकी थिकनेस क्या है, यूनिट है, तो dx इंटू 1 करोगे तो क्या मिलेगा, वो 1 ही हो जाएगा, ठीक है। तो ये बनेगा Py इंटू dx फोर्स। मेरी बात समझ आई, क्योंकि थिकनेस मैंने 1 मानी इस सरफेस की, ठीक है। तो लेंथ इतनी और थिकनेस इतनी, तो इस सरफेस पे प्रेशर क्या लगा, dx इंटू 1, और 1 मतलब बच्चों Fy का फोर्स जो लगा, इस डायरेक्शन में जो फोर्स लगा एलिमेंट पे, वो क्या लगा, Py इंटू dx। सिमिलरली बच्चों इस डायरेक्शन में एक स्मॉल एक एलिमेंट है बच्चों, छोटा सा, ये जैसे अब मैं ये कहती हूँ एक छोटा सा एलिमेंट, इस पे इस डायरेक्शन पे कितना फोर्स, इसमें इतना इतना कितना, ये कंसिडर कर रहे हैं, ठीक है। ये 3D में है तब आपको ऐसे दिखाना पड़ रहा है। अब इधर से जो प्रेशर लगा बच्चों Fx, वो क्या लगेगा, Px इंटू dy। इधर से जो फोर्स लगा बच्चों वो क्या लगा, Px इंटू dy के बराबर लगेगा, ठीक है। अब यहाँ से इधर से ये 3D में है बच्चों, तो इस तरीके से ये मान ले आपने थिकनेस ds मान ली, ठीक है। तो इसमें इस तरीके से यहाँ से कोई फोर्स लग रहा है, तो ये एंगल थीटा है बच्चों यहाँ से आपके पास पर्टिकुलरली। तो हमारे पास
ये आपके पास ये और ये आपके पास ये वाली सिचुएशन, ये ऐसे बनेगी कुछ सिचुएशन आपकी, ठीक है। ये फोर्स एफ ये लगा आपके पास, तो ये एंगल थीटा है, तो ये एंगल भी थीटा, ये परपेंडिकुलर है बच्चों इसके ऊपर, परपेंडिकुलर फोर्स, तो ये पूरा एंगल कितना बन गया 90 माइनस थीटा, तो मैं इसको फिर से थीटा कह सकती हूँ अकॉर्डिंग टू ज्योमेट्री, ठीक है। तो इसके दो कंपोनेंट बने बच्चों, एक कंपोनेंट एफ कोस थीटा और एक कंपोनेंट इधर बना एफ साइन थीटा, ठीक है। ये बनेगा ना आपके पास, एक कंपोनेंट क्या बनेगा यहाँ से आपके पास एफ कोस थीटा एफ साइन थीटा फोर्स के लिए, अभी मैं बताती हूँ कैसे। अब देखो अगर मैं इस सरफेस पे इधर से एक बार इधर देखो, अगर मैं इस सरफेस मान लीजिए परपेंडिकुलर प्रेशर लग रहा है, तो इसको फोर्स को क्या लिख सकती हूँ मैं, ये ds है, इसकी थिकनेस तो 1 ही मान रहे हर एक साइड की, ठीक है। तो प्रेशर क्या होता है बच्चों, फोर्स क्या होगा, प्रेशर इंटू एरिया, तो फोर्स की वैल्यू क्या बनेगी P प्रेशर इंटू ds, इसकी थिकनेस क्या है बच्चों ds है यहाँ से, ठीक है। तो P इंटू ds, तो मैं इस F की जगह क्या लिख सकती हूँ P इंटू ds कोस थीटा, और इसकी जगह भी क्या लिख दूंगी मैं P इंटू ds कोस थीटा। इस ठीक से आपने लिख रहा, मैं रेड पेन से लिख देती हूँ। ये बात समझ आई आपको। देखो ये मान लो एक परपेंडिकुलर फोर्स लिख रहा है, अगर मैं किसी कंपोनेंट की बात नहीं करी, सिर्फ डायरेक्ट परपेंडिकुलर, तो फोर्स क्या होगा प्रेशर इंटू एरिया, तो मान लो इधर प्रेशर क्या लगा P और ये इस सरफेस का एरिया क्या है ds इंटू 1, तो 1 मतलब बच्चों ये फोर्स क्या बन गया P इंटू ds, अरे एरिया थिकनेस 1 मान रहे हैं ना इसलिए, ठीक है। तो मैं इसको दोबारा से दिखाऊं, तो ये बना बच्चों P ds कोस थीटा, और ये वाला कंपाउंड इधर दिख रहा होगा P ds साइन थीटा, तो इधर टोटल फोर्स ये लगा आपके पास, और ये F किसके बराबर है P इंटू में ds के। आई थिंक समझ आ गया होगा, ठीक है। तो अब आप यहाँ से देखिए बच्चों, देखो लिक्विड में कोई पार्टिकल आपका रेस्ट में है, ठीक है, तो उसपे सारी डायरेक्शन में जो टोटल जो नेट फोर्स लगेगा, नेट प्रेशर लगेगा, जैसे लिक्विड में ये पार्टिकल ये रेस्ट में, तो सारी डायरेक्शन से उसे प्रेशर लग रहा है, तभी तो वो रेस्ट में है ना, तो इट मींस ओवरऑल जो फोर्स लगा उस पे वो क्या था 0, नेट फोर्स उस पे एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में जो लग रहा है वो क्या है बच्चों वहां पे आपका 0 है, ठीक है। अगर मैं बात करूं बच्चों अब यहाँ से डेंसिटी ऑफ द फ्लूइड, डेंसिटी ऑफ द, लेट अस कंसिडर, लेट rho be the density of the fluid, rho be the density of the fluid, density of the fluid, rho क्या है बच्चों density of the fluid है, ठीक है। डेंसिटी क्या होती है बच्चों मास अपॉन वॉल्यूम, तो मास क्या हो जाएगा आपके पास डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, और वॉल्यूम को क्या लिख सकते हो बच्चों एरिया इंटू थिकनेस, एरिया इंटू a इंटू dx, a इंटू dx, वॉल्यूम को लिख सकते हैं बच्चों आप लोग एरिया इंटू थिकनेस। ये कुछ पॉइंट याद रखो, मैं एक बार अभी यूज में करूँ, ठीक है। तो वॉल्यूम को क्या लिख सकते हैं एरिया इंटू में थिकनेस, एक बार नोट कर लो, एक बार ये फिर इधर से हटाती हूँ, जल्दी से नोट कर लो बच्चों, हो गया, थोड़ा यही लिख दो है चलिए। अब बात करते हैं बच्चों वेट ऑफ द एलिमेंट, थोड़ा आएगा तो नहीं यहाँ पे, वेट ऑफ ऊपर से लिख लिया बच्चों, ये ध्यान रहेगी ये बातें, वेट ऑफ द एलिमेंट, वेट ऑफ द एलिमेंट, ये जो वो एलिमेंट है बच्चों जो हमने कंसिडर करा है लिक्विड के अंदर, इसका वेट कितना है, तो बात करते हैं वेट ऑफ द एलिमेंट, तो वेट किसके बराबर होता है बच्चों mg के, ठीक है। तो मास को क्या लिख सकते हो डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, तो डेंसिटी g इंटू वॉल्यूम लिख सकते हो। वॉल्यूम क्या होगा बच्चों एरिया इंटू थिकनेस, थिकनेस तो आपने 1 मानी है इस एलिमेंट की, इस एलिमेंट की थिकनेस क्या मान रहे हो आप लोग 1 मान रहे हो, ठीक है। पूरे की थिकनेस क्या मानी है आपने 1, तो वेट रो जी, इसका एरिया, ये ट्रायंगल है बच्चों, ये एलिमेंट किसके फॉर्म में माना है ट्रायंगल में, तो बेस 1, ट्रायंगल का एरिया क्या होता है, इसको लिख सकते हो आप वॉल्यूम को एरिया इंटू थिकनेस, ठीक है। थिकनेस बच्चों इसकी 1 है, तो क्या बना वेट आपके पास रो जी, एरिया की वैल्यू बच्चों 1/2 बेस इंटू हाइट, तो बेस क्या है dx इंटू dy, तो dx इंटू dy, और थिकनेस क्या होगी बच्चों 1, तो ये आ गया वेट ऑफ द एलिमेंट, कितना आ गया रो जी dx dy/2, इतना नोट कर लीजिए, ये क्या आ गया वेट ऑफ द एलिमेंट, नोट कर लिया। अब मैं ऊपर से सब हटाऊंगी एक बार, अब जल्दी से नोट कर लीजिए, हो गया नोट बच्चों, हो गया। अब देखिए बच्चों यहाँ से ये ध्यान रखना जो मैंने लिखी है सारी चीजें,
मैं ये सब यहाँ से हटा लूँ थोड़ा सा जगह बनाने के लिए बच्चों। मुझे ये डायग्राम तो चाहिए, मैं इसको नहीं हटा सकती। ठीक है, तो वेट कितना आया बच्चों, वेट ऑफ द एलिमेंट, वेट ऑफ द स्मॉल एलिमेंट जिसको मैं DW कह दूं या WT जो मैं कह रही थी स्मॉल वेट, वो था 1/2 ρg dx इंटू में dy। ठीक है, ये बात आपको क्लियर हो गई है यहाँ से। ठीक है, तो फ्लूइड क्या है बच्चों, यहाँ पे रेस्ट में है। फ्लूइड किसमें, रेस्ट में, क्योंकि फ्लूइड रेस्ट में है तो एक पार्टिकल जितना दूसरे पे फोर्स लगेगा उतना ही फोर्स दूसरा पार्टिकल पहले पे लगाएगा। ठीक है, तो वो एक दूसरे को नेट फोर्स को क्या कर देंगे बच्चों, वहां पे कैंसिल। तो हम यहाँ पे ये कह सकते हैं बिकॉज फ्लूइड एट रेस्ट, बिकॉज फ्लूइड एट रेस्ट। ठीक है, तो नेट फोर्स ऑन द पार्टिकल, नेट फोर्स ऑन द पार्टिकल क्या होगा बच्चों, या नेट फोर्स ऑन द एलिमेंट, ऑन द एलिमेंट, आपने एलिमेंट वर्ड कहा है, एलिमेंट इज 0। तो नेट फोर्स क्या होगा बच्चों, 0। रेस्ट में देखो जितना, ये रेस्ट में तो तभी तो है तब क्योंकि वो रेस्ट में इसीलिए है बच्चों, क्योंकि उसमें सारी डायरेक्शन पे लगने वाला फोर्स क्या है बच्चों, वहां पे 0 है। ठीक है, तो मैं क्या कह सकती हूँ, समीशन ऑफ एफ क्या होगा बच्चों, 0। समीशन ऑफ एफ 0, तो मैं कह सकती हूँ समीशन ऑफ एफ एक्स भी 0 है और समीशन ऑफ एफ वाई भी 0 होगा, मतलब एक्स वाई जेड। सिमिलरली अभी तो मैंने 2D में मानी, 3D में मानेंगे तो हम सिमिलरली कह सकते हैं कि समीशन ऑफ फोर्स एफ जेड भी लगने उस स्मॉल एलिमेंट पे, एक्स वाई और जेड तीनों डायरेक्शन पे जो रिजल्टेंट फोर्स लग रहा है बच्चों, वो क्या आपका 0। एक्स वाई और जेड तीनों डायरेक्शन से जो फोर्स लग रहा है बच्चों, उसमें वो क्या लग रहा है आपका, 0 लग रहा है, ये हम कह सकते हैं। ठीक है, तो हम इस चीज को प्रूव भी करते हैं कि ये कैसे हुआ। अगर मैं बात करूं बच्चों सिर्फ इस सिचुएशन की, देखो यहाँ पे अलोंग एक्स एक्सिस की, पहले बात कर लेते हैं अलोंग एफ एक्स बराबर 0 इस केस। तो देखो एक्स एक्सिस में एक फोर्स ये लग रहा पी एक्स इंटू डी वाई। अब देखो ये ऐसे लग रहा है इस एलिमेंट पे और ये ऐसे लग रहा है पी डी एस माइनस पी डी एस कोस थीटा बराबर 0। ठीक है, अब इसको देखते हैं। देखिए ट्राइंगल है ना बच्चों, यहाँ से मैं एक बार लिख दूं, यहाँ पे इधर बना देती हूँ ना थोड़ा सा छोटा सा, तो आपके पास इधर बना रही हूँ, थोड़ी सी जगह की दिक्कत। ये देखो ये आपके पास एक स्मॉल एलिमेंट है, तो ये क्या है dx, ये क्या है dy और ये आपके पास एंगल थीटा। ठीक है, तो आप क्या करोगे यहाँ पे, अगर मैं कहूँ साइन थीटा, तो साइन थीटा किसके बराबर हो जाएगा बच्चों, ये आपका ds है, तो साइन थीटा किसके बराबर होगा, dy बाई ds के। तो मैं dy की जगह क्या लिख सकती हूँ, dx साइन थीटा। इसी तरह कोस थीटा की अगर मैं बात करूं तो कोस थीटा कितने के बराबर हो जाएगा, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो dx बाई ds। तो dx किसके बराबर हो गया, ds कोस थीटा। ठीक है, अब देखो मेरे पास क्या ds कोस थीटा, तो मतलब मैं क्या कर सकती हूँ, यहां से मेरे पास dy बाई ds आएगा बच्चों, ये dy बाई ds आएगा, ये ds आएगा। तो मैं ds कोस थीटा, ds कोस थीटा की जगह मैं dx लिख सकती हूँ बच्चों, यहाँ से लिख सकती हूँ या नहीं लिख सकती बताओ, क्या लिख सकती हूँ, dx कोस थीटा। एक मिनट बच्चों, हमने यहाँ पे ये dx माना है, इसको dx लिखो बच्चों, इसको dy लिखो। अब सिचुएशन चेंज होगी, तो ये आएगा dx बाई ds, तो ये मिलेगा यहाँ पे dx और ये बनेगा dy बाई dx। नहीं तो रिजल्ट उल्टा हो जाएगा ना, उसमें तो कुछ और मान रखा है, इसमें कुछ और। ठीक है, इसलिए तो dx की वैल्यू क्या होगी बच्चों, ds साइन थीटा और dy की वैल्यू ds कोस थीटा। मतलब मैं यहाँ ds कोस थीटा की जगह dy लिख सकती हूँ बच्चों। देखो यहाँ से मेरे पास क्या है, कोस थीटा किसके बराबर होगा बच्चों, dy बाई ds। तो मैं लिख सकती हूँ कि dy किसके बराबर है, ds कोस थीटा। ठीक है, तो मैं इस एलिमेंट की जगह dy लिख सकती हूँ। देखो यहाँ तो px dy माइनस p इंटू dy बराबर 0, तो px dy बराबर pdy, dy से dy कैंसिल, तो px किसके बराबर आ गया बच्चों, उस पॉइंट पे लगने वाले प्रेशर, मान ले कोई भी प्रेशर लग रहा था p के, तो px की डायरेक्शन से प्रेशर क्या लगा, p लगा। ठीक है, ये नोट करिए। सिमिलरली बच्चों बात करते हैं फॉर y डायरेक्शन के लिए। सिमिलरली वी टॉक अबाउट द y डायरेक्शन। ठीक है, कर लिया नोट। तो ये याद रखो यहाँ से
ये सब नोट कर लिया, तो मैं यहाँ लिख दूं कि px कितने के बराबर आ गया, p। अब बात करते हैं सिमिलरली फॉर y डायरेक्शन। फॉर y डायरेक्शन तो y के लिए क्या होगा बच्चों, समेशन ऑफ fy बराबर 0। ठीक है, तो y के लिए देखते हैं। y के लिए देखो, एक तो ये वाला कंपोनेंट फोर्स लगा रहा pds साइन थीटा, pds है बच्चों, pds साइन थीटा, pds साइन थीटा था, pds साइन थीटा। ये ऊपर लगा रहा बच्चों माइनस में, माइनस का py dx। ठीक है, ये ऊपर लगा, इसको उल्टा लिख लेते हैं, वो तो आपकी मर्जी, वो कैसे भी लिख लो आप लोग। ये ऊपर लग रहा तो इसको पॉजिटिव ले लो, तो py dx। ये नीचे लग रहा तो इसको नेगेटिव ले लो, माइनस pds अकॉर्डिंग टू साइन ऑफ कन्वेंशन। अरे ऊपर है तो पॉजिटिव, नीचे है तो नेगेटिव, साइन ऑफ कन्वेंशन के अकॉर्डिंग। ठीक है, प्लस बच्चों इस एलिमेंट के वेट के कारण भी तो फोर्स नीचे लग रहा है ना, इस एलिमेंट के वेट के कारण भी तो फोर्स नीचे लगेगा। तो एलिमेंट के वेट के कारण आपने ये निकाला रो जी dx dy बाई 2। अब देखो बच्चों, ये एक स्मॉल एलिमेंट है, बिकॉज dx और dy भी बहुत छोटी वैल्यू है, और वो भी वो 2 से डिवाइड हो रहा है। वैल्यू dx dy बहुत स्मॉल वैल्यू और वो 2 से भी डिवाइड होगी, तो इसलिए ये फैक्टर अप्रोक्सीमेट क्या मान लेंगे हम लोग, 0 के बराबर। इस फैक्टर को किसके बराबर मान लेंगे, अप्रोक्सीमेट 0, बिकॉज dx and dx ऑलरेडी स्मॉल वैल्यूज हैव ऑलरेडी वेरी स्मॉल वैल्यूज एंड डिवाइडेड बाय 2, 2 से डिवाइड कर दो और कम हो गई है, इसलिए अप्रोक्सीमेट इसको 0 के बराबर मान लेंगे। तो यहाँ से क्या मिला बच्चों, py dx माइनस pds साइन थीटा, ds साइन थीटा की जगह हम dx लिख सकते हैं बच्चों, तो p इंटू ds dx बराबर 0। यहाँ से देखो ये दिख रहा होगा सबको साफ साफ, तो py बराबर किसके आगे, p। अब बात समझ आ गई होगी। इसी तरह बच्चों z एक्सिस के लिए क्या कह सकते हैं, सिमिलरली फॉर z एक्सिस क्या कह सकते हैं कि pz बराबर है किसके, p। ठीक है, नोट करिए बच्चों ये बातें जल्दी से। हो गया। अब देखो बच्चों मैं सब हटा रही हूँ, नोट कर लिया, हो गया ना नोट सबका। तो मैंने देखो क्या निकाला कि इसे एक प्रेशर जो है px बराबर है p के, py बराबर हो गया p के, और pz बराबर p। यही तो हमारी लैंग्वेज कहती थी, प्रेशर एट ए पॉइंट इन ए फ्लूइड एट रेस्ट इज सेम इन ऑल द डायरेक्शन। ठीक है, एक पर्टिकुलर पॉइंट पे जो प्रेशर लग रहा है वो इस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन सब सेम लग रहा है। देखो एक्स एक्सिस में अगर मैं ये कहूँ, ये एक छोटा सा एलिमेंट है ये, तो इसे एक्स एक्सिस में फोर्स उतना ही लग रहा, वाई एक्सिस में भी और जेड एक्सिस में भी कहीं से उतना ही लगेगा। ठीक है, तो सारी डायरेक्शन में जो प्रेशर लगेगा इससे एलिमेंट से वो सारी डायरेक्शन में सेम लगेगा। ठीक है, तो px बराबर है py के, p बराबर है pz। नोट करिए बच्चों, नेक्स्ट बात करते हैं फिर। नेक्स्ट लॉ क्या था बच्चों कि प्रेशर एक्सर्टेड एट एनी पॉइंट ऑन ए अनक्लोज्ड ट्रांसमिटेड इक्वली ऑन डायरेक्शन। ठीक है, एक पर्टिकुलर पॉइंट पे अगर प्रेशर लगाते हैं तो सारी डायरेक्शन में इक्वली क्या हो रहा है, आपका ट्रांसमिट हो रहा है। ठीक है, तो बात करते हैं सेकंड पॉइंट की बच्चों, प्रिंसिपल लॉ ऑफ ट्रांसिबिलिटी। और ये लिख लिया था ना बच्चों सभी ने। अब बात करते हैं बच्चों इसके अंदर लॉ ऑफ ट्रांसिबिलिटी। लॉ ऑफ, ये जो सेकंड पॉइंट लिखा था मैंने, लॉ ऑफ ट्रांसिबिलिटी ऑफ प्रेशर, लॉ ऑफ ट्रांसिबिलिटी ऑफ प्रेशर, या हाइड्रोलिक लिफ्ट भी कह सकते हैं आप लोग। ठीक है, इसकी एप्लीकेशन यूज करेंगे बच्चों हम लोग, हाइड्रो, स्पेलिंग क्या है बच्चों इसकी, HYDRAU, लिफ्ट, हाइड्रोलिक लिफ्ट। अभी बताती हूँ बच्चों ये क्या है। ये क्या कहता है बच्चों आपके पास इसके अंदर लॉ ऑफ ट्रांसिबिलिटी, कि अगर हम कोई भी आपके पास, ये आपके पास एक बीकर है, यहाँ से इसमें लिक्विड भरा हुआ है। ठीक है, आपने ऊपर से कोई प्रेशर दिया, इसको एक पर्टिकुलर लेवल से आपने इस पे ऊपर प्रेशर लगाया,
ये P प्रेशर आपने इसके ऊपर अटेंड करा, ठीक है। जब आप इसके ऊपर P प्रेशर लगाओगे बच्चों, तो कहता है कि जैसे मैं ये एक पॉइंट ले लूं, थोड़ा हटा दूं, मैं ज्यादा काला काला सा कर दिया ना, मैं मान लेती, ये एक पॉइंट मान लिया आपने A, ये एक पॉइंट मान लिया बच्चों यहाँ पे B, ठीक है। तो कहता है मान लो ऊपर प्रेशर क्या लग रहा है P, तो मान लिया अगर A पॉइंट का मैं प्रेशर बात करूं तो क्या था बच्चों, एटमॉस्फेरिक प्रेशर P प्लस में H रो जी, ये तो कहते हो ना। इसी तरह B पॉइंट के प्रेशर की बात करूं तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर, जो ऊपर से प्रेशर आप लगा रहे हो, प्लस में H रो जी। मान लिया यहाँ से यहाँ तक की हाइट है बच्चों H1 और यहाँ से यहाँ तक की हाइट है H2, तो इसको मैं H1 कह दूं, इसको मैं H2 कह दूं। तो देखो A और B पॉइंट पे प्रेशर डिफरेंट होगा बच्चों, A और B पॉइंट पे प्रेशर क्या होगा, डिफरेंट होगा, लेकिन ये जो प्रेशर लगा वो तो A पे भी उतना ही लगा और B पे भी उतना ही लगा। जो बाहर से जो प्रेशर लगाया, लॉ ऑफ प्रिंसिपलिटी कहता है कि अनक्लोज आप बाहर से जब किसी बीकर पे आप किसी भी फ्लूइड पे आप प्रेशर लगा रहे हो तो एवरी पॉइंट पे प्रेशर सेम लगेगा, एवरी पॉइंट ऑफ प्रेशर क्या होगा, एग्जर्ट होगा, वो सेम होगा, एक्सर्टेड प्रेशर एक्सर्टेड ऑन एट एवरी पॉइंट इज सेम, ठीक है। तो क्या होगा, जब बाहर से जो प्रेशर लगा रहे हो तो देखो इस पॉइंट पे भी आपने P ही लिखा, इस पॉइंट पे भी B के लिए भी आपने P ही लिखा, ठीक है। लेकिन हाँ यहाँ पे प्रेशर अलग है क्योंकि हाइट अलग है, हाइट पे भी तो प्रेशर डिपेंड करता है। बात करी थी गेज प्रेशर में कि आपके पास P बराबर H रो जी, ये तो बात करी थी। अगर एब्सोल्यूट प्रेशर की बात करते हैं पर्टिकुलर कंडीशन में तो प्रेशर डिपेंड करता है किस पे, हाइट पे, प्रेशर डिपेंड्स ऑन द हाइट, तो प्रेशर हाइट पे बच्चों डिपेंड कर रहा है। तो हाँ ये बात सही है कि A पॉइंट पे प्रेशर कुछ और होगा और B पॉइंट पे प्रेशर कुछ और होगा, लेकिन जो बाहर से जो प्रेशर लगा वो तो हर एक पॉइंट के, इस पॉइंट पे, इस पे, इस पे, A पे, B पे, सब पे क्या लगा, सेम लगा। यही क्या है, लॉ ऑफ प्रिंसिपल, यही आपका बच्चों लॉ ऑफ ट्रांसिबिलिटी ऑफ द प्रेशर, कि हर एक पॉइंट पे जो प्रेशर लग रहा है वो आपका सेम लग रहा है। इसकी देखो हाइड्रोलिक लिफ्ट में कैसे यूज करते हैं, नोट कर लो एक बार, फिर मैं हाइड्रोलिक लिफ्ट बनाती हूँ, थोड़ा बड़ा सा बनेगा ये। हाइड्रोलिक लिफ्ट का मतलब क्या है बच्चों, जैसे गाड़ियां वगैरह उठानी पड़ती है ना हमें लिफ्ट में, जैसे एक बार एक साइड से प्रेशर देके दूसरी साइड से गाड़ी को ऊपर उठा दिया, इस तरह की सिचुएशन जो बनती है। ब्रेक वगैरह में भी इसका यूज होता है, नोट कर लिया बच्चों सभी ने। तो देखिए जैसे आपने पास हाइड्रोलिक लिफ्ट की बात करूं मैं, वो कहता है आपके पास, जैसे बच्चों ये आपके पास एक पर्टिकुलर इस तरीके का ये मान लिया आपने इधर से प्रेशर लगाया P, ठीक है, आपने यहां से प्रेशर इस पे क्या लगाया, इधर से P प्रेशर लगाया, ठीक है। ये आपके पास लिक्विड भरा हुआ है सारे में बच्चों यहाँ पे, ठीक है। ये हाइड्रोलिक लिफ्ट का एग्जांपल है आपका ना। यहाँ पे आपके पास कोई आपकी गाड़ी रखी हुई है, वो गाड़ी को उठाने, गाड़ी के पहिए हैं, ये मान लो ये आपकी गाड़ी है, ठीक है। तो हाइड्रोलिक लिफ्ट क्या करेगी बच्चों, यहाँ पे वो अगर हम एक साइड से प्रेशर देंगे तो क्या होगा, ये इधर से जब प्रेशर देंगे तो उस प्रेशर के कारण ये गाड़ी ऊपर उठ जाएगी, ये फ्लूइड क्या होगा, ऊपर उठ जाएगा। क्यों उठ जाएगा इसकी हम बात करते हैं अभी, क्योंकि इस साइड से क्या लगेगा, इधर से जब हम प्रेस करेंगे गैस मोलिक्यूल, वाटर मोलिक्यूल को, तो यहाँ लिक्विड वैसे गैस ज्यादा अच्छे से कंप्रेस हो जाती है, ठीक है। तो जब हम उसको प्रेस करेंगे बच्चों लिक्विड को, तो वो इधर से प्रेशर करके इधर से गाड़ी को वो ऊपर उठा देगा, ठीक है। कैसे बनेगी ये सिचुएशन, देखो इस सिचुएशन के लिए आपको पता है बच्चों कि यहाँ से जो प्रेशर लगेगा, ये आपने पढ़ा कि जितना प्रेशर इधर से हम किसी बॉडी पे लगाएंगे, इसके हर एक पॉइंट पे प्रेशर उतना ही लगना है, कि जितना प्रेशर हम इधर से लगाएंगे इतना ही प्रेशर इधर लगेगा। ये बात अभी तो समझाई कि आपके पास कि बाहर से जितना प्रेशर P लगा रहे हो तो A पे भी प्रेशर तो उतना ही लगेगा और B पे भी उतना, वो अलग बात हो सकती है कि A और P पॉइंट का टोटल प्रेशर अलग अलग हो, ठीक है। तो मैं यहाँ से क्या कह सकती हूँ, मान लिया इधर से फोर्स F1, एरिया A1, इसका एरिया A2 और फोर्स क्या लगा बच्चों F2। तो प्रेशर जो P लगेगा, तो इधर से प्रेशर P होगा तो इधर भी P ही प्रेशर जाएगा बच्चों। तो मैं क्या कह सकती हूँ कि F1A1 बराबर है F2A2 के, क्योंकि प्रेशर बराबर है। प्रेशर क्या होता है बच्चों, फोर्स अपॉन एरिया, प्रेशर क्या होता है, फोर्स अपॉन एरिया। तो मैं यहाँ से क्या लिख सकती हूँ कि F2/A2 बराबर है F1/A1। तो मैं लिख सकती हूँ F2 = F1 A2/A1, ठीक है। अब बिकॉज बच्चों आपको पता है कि एरिया A2 ज्यादा है, इस वाली साइड का एरिया क्या है, ज्यादा है, तो A2 एरिया ज्यादा है बच्चों A1 से। तो मैं ये कह सकती हूँ
कि A2/A1 हमेशा ग्रेटर देन होंगे 1 से। तो F2 जो फोर्स लगा इस डायरेक्शन में वो ग्रेटर देन होगा F1 से। F2 फोर्स बढ़ गया एरिया बढ़ने से, F2 फोर्स क्या हो गया, इंक्रीज। तो जो आपने P प्रेशर लगाया तो एवरी पॉइंट पे प्रेशर तो सेम लगा, लेकिन यहाँ पे एरिया ज्यादा था, तो उस एरिया के कारण क्या होगा, ओवरऑल फोर्स इस सरफेस पे, इस रैम्प कह दो, सरफेस पे कह दो, तो ओवरऑल फोर्स क्या हो गया बच्चों, यहाँ पे वो इंक्रीज हो गया, और इस वजह से जो गाड़ी है वो ऊपर की साइड में उड़ जाएगी। यही क्या बच्चों, हाइड्रोलिक लिफ्ट का एग्जाम्पल है। नोट करिए इस पॉइंट को, फिर से बताऊं एक बार सिंपल। अभी एक एग्जाम्पल बताया कि आपके पास जो सेकंड पॉइंट था, लॉ ऑफ ट्रांसिबिलिटी क्या कहता है कि प्रेशर एक्सर्टेड एट ए पॉइंट ऑन एन अनक्लोज्ड लिक्विड, प्रेशर एक्सर्टेड एट ए पॉइंट ऑन एन अनक्लोज्ड लिक्विड इज ट्रांसमिटेड इक्वली इन ऑल द डायरेक्शन। ठीक है, इक्वली एट एवरी पॉइंट। ठीक है, तो इक्वली ट्रांसमिटेड होगा प्रेशर, कि जब हम ऊपर से प्रेशर लगा रहे हैं तो हर एक पॉइंट पे जो प्रेशर लगेगा ऊपर से वो तो सेम लग रहा है, ऊपर से जो प्रेशर लग रहा है हर एक पॉइंट पे सेम लग रहा है। ठीक है, वो बात अलग है कि इस पॉइंट का प्रेशर कुछ और हो, इस पॉइंट का प्रेशर कुछ और हो। तो ये प्रेशर लगाया हमने, तो हमने देखा कि P प्रेशर लगाया तो इधर भी प्रेशर तो P ही लगा। प्रेशर का फॉर्मूला होता है फोर्स अपॉन एरिया। तो इधर से प्रेशर क्या लगेगा, F1/A1, इधर से प्रेशर क्या लगा, F2/A2। अब आपको पता है कि इधर वाला एरिया ज्यादा है A1 से, तो A2 ज्यादा A1 से, तो वैल्यू ग्रेटर देन 1 होगी, तो F2 ज्यादा होगा बच्चों किससे, F1 से। ठीक है, तो ओवरऑल फोर्स इधर बढ़ जाएगा, तो फोर्स बढ़ने से वो गाड़ी ऊपर की साइड में उठ जाएगी। नोट करिए बच्चों जल्दी से इस पॉइंट को, नोट कर लीजिए जल्दी बच्चों। ये हाइड्रोलिक लिफ्ट में, हाइड्रोलिक ब्रेक्स में, ये सब में आप लोग इसको यूज करते हैं। ठीक है, नोट कर लिया बच्चों। एक छोटा सा एग्जांपल और देख लो, हाइड्रोस्टेटिक पैराडॉक्स। वैसे तो मैं आपको कल के लेक्चर में समझा चुकी हूँ, फिर भी एक बार देख लो। हाइड्रोलिक ब्रेक में भी यही होता है बच्चों, सारी डायरेक्शन से एकदम से प्रेशर इक्वली अप्लाई होता है, वहां पे पर्टिकुलर एक्सेस होती है और एकदम से ब्रेक लगता है वहां पे। ठीक है, तो अब आपके पास बात करते हैं बच्चों, इसमें समझ आ गया क्या कहता है, फिर से बताऊं, पास्कल लॉ। पास्कल लॉ क्या कहता है कि एक पर्टिकुलर पॉइंट से अगर लिक्विड रेस्ट में है तो एक पर्टिकुलर पॉइंट से सारी डायरेक्शन में जो प्रेशर लगेगा वो सेम लगेगा। ठीक है, अगर हम ऊपर से प्रेशर लगाते हैं तो हर एक पॉइंट पे जो प्रेशर होगा वो क्या होगा, सेम होगा। एग्जैक्ट जो प्रेशर एक्सर्टेड होगा वो हर एक पॉइंट पे बच्चों सेम होगा। ठीक है, ये कहता है आपका पास्कल लॉ। एक बात करते हैं बच्चों, हाइड्रोस्टेटिक पैराडॉक्स। हाइड्रोस्टेटिक पैराडॉक्स ये क्या कहता है कि जो प्रेशर है बच्चों, हमने बात करी थी गेज प्रेशर, एचरोजी, अगर एब्सोल्यूट प्रेशर क्या है, 0 है। ठीक है, तो प्रेशर डिपेंड करता है किस पे, हाइट पे। तो कहता है कि प्रेशर जो है हाइट पे डिपेंड करता है, शेप और साइज पे डिपेंड नहीं करता। इसकी थ्योरी यही है कि प्रेशर डिपेंड्स ऑन द हाइट, डज नॉट डिपेंड on the shape of the vessel, ठीक है, वेजल के शेप पे डिपेंड नहीं करता। जैसे मैंने कहा बच्चों, आपके पास एक आपने एक बीकर ले लिया इस तरीके का, ठीक है, इसमें भी h हाइट तक पानी भरा हुआ है। इस A पॉइंट के प्रेशर की बात करूं, एक आपने बच्चों एक ऐसा ले लिया आपने, देखो मैंने ऐसे कई एग्जांपल कल करवाए थे आपको, इसमें भी h हाइट तक। एक आपने बच्चों एक ऐसा बीकर ले लिया, इसमें भी h हाइट तक ही पानी भरा हुआ है। वॉल्यूम अलग हो सकता है लेकिन पानी h हाइट तक ही भरा हुआ है। तो ये A पॉइंट, ये B पॉइंट और एक ये पॉइंट C। तो पॉइंट प्रेशर एट A बराबर होगा प्रेशर एट B बराबर होगा प्रेशर एट, क्योंकि प्रेशर डिपेंड करता है बच्चों किस पे, हाइट पे, शेप पे वो डिपेंड नहीं करता। ये फॉर्मूले से यहाँ से क्लियर हो गया। ठीक है बच्चों, आज के लिए इतना ही, बाकी नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे, पढ़ाई करते रहिए कंटिन्यूसली।